वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली कॉमर्स में जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको ये समझना होगा। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है या हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। अगर आप 12th पढ़ रहे हो या 11th में हो या आप कॉमर्स से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा जिंदगी भर तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि याद रहना चाहिए। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट मोस्टली नॉर्मली क्या होता है बिजनेस के लिए। ये जो 14 प्रिंसिपल है सबसे पहले ये किसने लिखा है, कौन बनाया, जो नाम से समझ में आ रहा है हेनरी फ्यूल। ये 14 प्रिंसिपल को लिखने वाले का नाम है हेनरी फ्यूल। क्या है हेनरी फ्यूल, आपके सामने क्लियरली मेंशन है आपकी बुक में, ठीक है। 1841 का इनका बर्थ है और उनका डेथ है 1925, ठीक है। ये एक फ्रांस में रहते थे इसलिए इनको कहा जाता है ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल क्या किया था अपनी बुक में लिखे थे। वो बुक का नाम है, यहाँ पे वो भी बुक का नाम लिखा हुआ है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो बुक का नाम है आपके जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल लिखे हैं, वो बुक का नाम ये है, ठीक है। अब वो क्या बताए आखिर ये 14 प्रिंसिपल। एक और चीज, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, तो हेनरी फ्यूल आपके क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ टाइम तक के लिए। जब भी आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आपको ये ध्यान में रखना है फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल। एक क्वेश्चन आप सभी को याद हो जाएगा। एक चीज और, ये थोड़ा वीडियो बड़ी लंबा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें आपको काफी चीजें याद हो जाएगी जो कि आप लाइफ टाइम तक में, मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप वो लाइफ टाइम तक क्या नहीं करोगे, भूल नहीं पाओगे। कुछ सर इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में सिखाते, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इसको समझ जाओगे आप लोग तो शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। जब आपको लॉन्ग कट में पता है रास्ता कैसा है तो आप लॉन्ग में जाओ ना, शॉर्ट में क्यों। शॉर्ट में आपको छोटी चीजें समझ में आती है। लेकिन अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 14 प्रिंसिपल को देखिए। तो जैसे कि आपके सामने 14 प्रिंसिपल दिख रहा है, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर से चलो मेरे साथ में बोलो, अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो साथ में बोलो। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल बोलते हैं अपने काम को आप बांट दो। जो भी आपके पास में काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन वो काम को बांट दो। थोड़ा काम ये पर्सन को दो, थोड़ा काम ये पर्सन को दो। सबसे पहले उससे क्या होगा, वो काम में ना स्पेशलिटी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन ओपन किया, आपने एक बिजनेस ओपन की। अगर आप सोचेंगे हर काम मैं खुद ही कर लूं तो क्या होगा, हर काम लेट होगा और वो स्पेशलिटी नहीं आएगी। ताकि एक आदमी हर काम में माहिर नहीं हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि हर काम को बांटो और वह काम उसको दो जो आदमी को स्पेशलिटी है। तो उससे क्या होगा, काम में इफिशिएंसी होगी, इफेक्टिव होगा, जल्दी होगा, प्रॉपर होगा, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। फिर से सुनो, काम को बांटना। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर हर चीज मैं ही करूँ, पूरा सेटअप भी मैं करूँ, एडिटिंग भी मैं करूँ, शायद से हो सकता है एक वीडियो को 4-4 दिन मुझे लग जाएगी। लेकिन मेरे साथ में पूरी टीम काम करती है, थोड़ा काम ये, उससे क्या होता है, वीडियो फटाफट बनती है और आपके सामने बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी कोशिश ये थी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेके आता रहूं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। प्रिंसिपल बोलता है 14 प्रिंसिपल का सेकंड प्रिंसिपल बोलता है हेनरी फ्यूल का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पांसिबिलिटी और ऑथोरिटी होना चाहिए। जैसे कि जो आदमी को आप जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसको कुछ अधिकार भी दो। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल की टीचर क्लास टीचर है, क्लास टीचर की जिम्मेदारी जितने भी एसएससी के बच्चे हैं या एचएससी के बच्चे हैं, इस बार 100% स्कूल का रिजल्ट आना चाहिए, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा टीचर ये आपकी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी है, इस बार 10th और 12th का अपनी कॉलेज का 100% रिजल्ट आना चाहिए, ये जिम्मेदारी दे दी। लेकिन टीचर को साथ में ही एक अथॉरिटी भी मिलना चाहिए। मतलब अगर बच्चा मस्ती कर रहा है या कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनसे पेरेंट्स से बात कर सके या उनको पनिशमेंट दे सके, ये सब अथॉरिटी भी उनको मिलना चाहिए। खाली रिजल्ट कैसे लेके आएंगे, बच्चे की कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है तो वो
प्रॉब्लम को क्या कर सके, फेस करे, तो फिर वो ऑथोरिटी यूज करेंगे बच्चे को, जैसा उनको हैंडल करना है वैसा एक ऑथोरिटी देना चाहिए। अधिकार, हाँ भाई तुम बच्चे के साथ में अगर वो मस्ती करता, नहीं पढ़ाई करता, तो आप उसको क्लास से बाहर निकालो, ताकि वो एक स्टूडेंट्स के कारण बाकी का बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, क्या है डिसिप्लिन? अभी तक आपने क्या करते आए, हमेशा मोस्टली अगर आप कोई भी अगर कहीं मस्ती करते तो मोस्टली सब टीचर से तो आपके फ्रेंड्स से आते, डिसिप्लिन नहीं है, मतलब मैनर्स। आपको ईच एंड एवरीथिंग अपने बिजनेस में भी डिसिप्लिन लेके आना है, टाइम टू टाइम वर्क होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, हर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए वहां पे फॉलो होगा, तभी तो काम क्या होगा, प्रॉपर होगा। प्रॉपर होगा तो अगेन तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, सक्सेस होगा, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब होता है बोलने वाला। कमांड, आपने मुझे बोले कि सर ये आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल इसका कमांड का मतलब आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें भी एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, आपको कहीं जाना है, ठीक है, कमांड दिया कि भाई आपको ये काम करना है, क्या करना है, आपको एग्जांपल बहुत अच्छा मिलेगा कमांड के ऊपर कि देखो इसमें क्या एग्जांपल लिखा है वो देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हाँ बहुत एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल दे दिया है कि आपको ऑर्डर एक ही पर्सन से मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने एक फाइल ओपन किया, आपने वो काम शुरू कर दिया, आपके एक मैनेजर आके का, इतने में दूसरा मैनेजर आके होता है वो काम नहीं, आपको ये काम करना है। पहले वाले सर आके बोलते कि आपको ये फाइल ओपन करके इस पे वर्क करना है, दूसरे सर आते बोलते कि यार काम नहीं करना, आपको दूसरी फाइल पे काम करना है। फिर आप वो पहली फाइल छोड़ के सेकंड फाइल पे क्या करते हैं, अपना काम शुरुआत करते हो, लेकिन इतने में थर्ड मैनेजर आता है दूसरा डिपार्टमेंट का, अरे ये क्या कर रहे हो, आपको ये काम करना है। अब आप कंफ्यूज हो गए, तीन मैनेजर अलग अलग आए, बोले आपको ये करना है, ये करना है, मैं करूँ क्या सर प्लीज, क्या एक जन मुझे कमांड देगा, उससे मेरा काम क्या होगा, प्रॉपर होगा। तीन चार जगह से कमांड मिलने से हो सकता है कि आप तीनों भी काम ना कर पाओ। अगर एक ही कमांड देगा बंदा, एक ही सुपीरियर होगा, तो आपका काम प्रॉपर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट जाते हैं अभी हम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो राह बता रहा है, जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग 10 लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा एक मैनेजर है, हमारा सबका ऑब्जेक्टिव या काम करने का तरीका सेम होना चाहिए। मुझे भी वही काम करना है, मेरे जो कलीग्स है उनको भी वही सेम काम करना है, लेकिन जो मेरा बॉस है, जो मेरा मैनेजर है, वो मुझे कहता है कि आपको ये काम को इस तरह से करना है, और मेरे कलीग्स को वही काम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, सो आई विल बी कंफ्यूज, ये क्या बता रहे हैं। मुझे बोलते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है, और उनको कुछ अलग मेथड बताते, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, पूरा सोचते रहो आखिर हो रहा क्या है, इनका अलग मेथड, इनका अलग मेथड, आखिर हो रहा क्या है। एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइक ड्राइव कर रहे हो और आपको कहीं जाना है, ठीक है, एक रोड पे आप आके अटक गए, आपने किसी को पूछा कि फॉर एग्जांपल मुझे, अगर आप मुंबई से फॉर एग्जांपल थाने जा रहे हो या तो नई मुंबई जा रहे हो, आपको कंफ्यूज हो गए कि ये रोड कहाँ जाता है। अगर आपने थर्ड पर्सन को पूछे, सेकंड पर्सन को, उसने बोला कि आपको राइट से टर्न लेना है, आपने अचानक से बोला, शायद हो सकता है किसी और को पूछो, उसने बोला लेफ्ट लेना है, हो सकता है 3 रोड या 4 रोड जाते, तो सर्कल अगर आता है कोई, तो 3 से 4 रोड एकदम अलग अलग डायरेक्शन पे ले जाते। अब आप कंफ्यूज हो गए, मुझे जाना एक तरफ है लेकिन अलग अलग लोग बता रहे, अब जाओ क्या, यू आर कंफ्यूज। अगर सेम डायरेक्शन अगर आपको एक ही आदमी से मिल जाता था, हर आदमी अगर एक ही डायरेक्शन बताता, तो आपसे वो गलती नहीं होती थी। तो डायरेक्शन जो देगा ना, यूनिटी होना चाहिए, सबको सेम डायरेक्शन दो, जो बताने का तरीका, काम करने का तरीका है, सबका सेम होना चाहिए, राइट। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने सक्सेस चाहिए, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। थोड़ा पॉइंट बड़ा है, थोड़ा इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, दोनों का गोल एक होगा तो फटाफट काम होगा। सर समझाने, क्या इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे। लेट्स एग्जांपल, मेरी क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं, सबका एम होता है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, उनका एम है, मेरा एम भी यही है कि सब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट मैच होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का मकसद काम करने का एक ही होना चाहिए।
मुझे भी यही राह पे जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी, तो दोनों को क्या मिलेगी, सक्सेस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो पहले एक काम करते हैं, इजी पॉइंट। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइजेशन रिफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटीज। अब जिसको तुम जितना पावर दे रहे हो उसके हिसाब से उसको उतनी रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो ना, तो उसी में ना क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। ज्यादा पावर भी मत दो, क्या बोला मैंने, ज्यादा पावर से वो क्या कर सकता है, ज्यादा अधिकार निभाएगा, बोले ये सब मैं करेगा, मतलब ज्यादा पावर आता है ना तो एम्प्लॉय में भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब घमंड आ जाता है काम करने, अरे मेरे को इतना पावर मिल गया, इतना पावर मिल गया। नहीं, पावर तो रहना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दोनों होना चाहिए, दोनों लेकिन मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैच। मान बड़ा आपने उसको पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दी, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। क्या कर सकता है, मिसयूज। दिस सिचुएशन ऑकर्स इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट द साइज ऑर्गेनाइजेशन लार्ज देन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। देखो, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में समझ आता है तुम अथॉरिटी देती है, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर तुम किसी को पावर देते हो तो हो सकता है वो शायद इसका मिसयूज भी कर सकता है। समझ में आ गया। तुम ज्यादा किसी को पावर भी मत दो, ज्यादा किसी को पावर एकदम कम भी मत दो। ऑथोरिटी ज्यादा देना भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कम देना भी आपके लिए। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड ऑफ द फ्यू हैंड। कुछ लोगों की अगर हैंड में होगा तो अच्छा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर जब बड़ी, देखो ज्यादा लोग को अथॉरिटी देना भी टेंशन वाली बात है, कम लोगों को देना भी, तो आप बैलेंस बना के रखो। हर पावर या हर अथॉरिटी सब आदमी को मत दो, सब एम्प्लॉय को मत दो, थोड़ा मोड़ा दोगे तो चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, बट द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज ऑथोरिटी। अगर तुम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे सबको अगर अथॉरिटी दे दोगे तो सब बॉस बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी आपको सबको भी नहीं देना है और किसी किसी को देना है। अब जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे आपको अथॉरिटी भी देना होगा, जहां जरूरत नहीं वहां पे आप अथॉरिटी मत दो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट को हर बिजनेसमैन को समझना है। आपके पास में जो एम्प्लॉय काम करता है उसको प्रॉपरली आपको क्या देना है, रेम्यूनरेशन, सैलरी। अगर आप उनको टाइम पे सैलरी दोगे, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे दिल लगा के काम करेंगे, मोटिवेशन डिवोटेशन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। जब उनका आप सिलेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई टीचर्स आती है या कोई जॉब के लिए आता है कि भाई ये, तो सबसे पहला कंपनी आपको ऑफर करती है, आपका एक्सपेक्टेशन कितना है। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा आई वांट 15,000, मैं उनको बोलूंगा आई विल रेडी टू पे यू 17। उनके एक्सपेक्टेशन से 2,000 अगर मैं ज्यादा बोलता हूँ तो दिल लगा के नहीं, बहुत ज्यादा ही मेहनत करेगा कि सोचिए नहीं यार मेरे से भी ज्यादा मिल रहा है यहाँ तो वो दिल लगा के मेहनत करेंगे, मोटिवेट अपने आप ही हो गए, मुझे और बाद में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे काम करके देगी। आई एम राइट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपके सामने डायग्राम दिख रहा है तो क्लियरली समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तीन चीजें दी हुई, DCBA आपके ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, अगर मुझे कोई चीज स्कूल के फॉर्मेट से समझेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। टीचर के बाद में हेड, जो आपके एक हेड मास्टर होता है, ठीक है, टीचर को जो ध्यान रखेगा। उसके बाद में फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ट्रस्टी। मुझे ऐसी कोई बात है वहां तक पहुंचाना तो एकदम लाइन वाइज जाएगी, कुछ चीजें लाइन वाइज जाएगी तो सही, सभी को पता चलना चाहिए कि क्लास स्कूल में क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके लिए मुझे डायरेक्टली किसी और से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अचानक से फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो जो एम्प्लॉय है अपने डायरेक्ट हेड को नहीं बुलाया, वो डायरेक्टली ओनर को फोन आके बोल सकता है कि सर यहाँ ऐसा कुछ हो गया है या तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। डायरेक्ट बताएगा तो फटाफट काम होगा, या डायरेक्टली फायर ब्रिगेड को जो भी देगा, मतलब कहीं कहीं पर डायरेक्टली भी कांटेक्ट होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली वो डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल खत्म हो गया है तो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन लेके आते तो उनसे कांटेक्ट कर ले ताकि हमारे पास में जो रॉ मटेरियल था खत्म हो गया। अब वो सिस्टमेटिकली करते रहे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी आपको प्रोडक्शन बहुत जल्दी देना है, बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, काम को बिना स्केलर चेन के, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। अगर आप जाओगे ना डायरेक्ट, यहाँ लिखा ना डायरेक्ट, उसको बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं, गैंग। आपको वो स्टेप फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट आप वो पर्सन से बात करोगे जिससे आपको
वर्क है या जिससे आपको काम है। सर ऑर्डर 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 वो ऑर्डर, नो दैट इज नॉट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिकली प्लेस, जो चीज जहां होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में एंटर करते हो आपको क्या मिलता है, बेंचेस, अच्छी बात है। आप स्टाफ रूम में एंटर करते हो आपको क्या मिलता है, टीचर्स लोग की जो बैठने की जगह होती है वो मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह एक एक सिस्टमेटिकली बना हुआ है। आप लैब में जाओगे तो आपको लैब के किचन एवरीथिंग मिलेगी। आप कंप्यूटर लैब में जाओगे तो सारे वहां पे बेंचेस नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर लैब मिलेगी। तो ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर। जो चीज जहां होनी चाहिए वही होगी, इससे क्या होगा, काम प्रॉपर होगा। जो चीज की जगह जहां है वही होगी तो उससे भी काम प्रॉपर होगा। आप फॉर एग्जांपल ले लेते हम लोग, एक आपका घर है, आपको पता है कि मैं अपनी बुक हमेशा यहीं पर रखता हूँ, यही शोकेस पे रखता हूँ, आप हमेशा वही रखोगे तो आपको मिलेगी। आपकी मम्मी ने कहीं और रख दी तो गड़बड़, आप पूरा उस दिन पूरा घर ले लो, मम्मी मैंने यहाँ बुक रखा था, आपकी वो जगह फिक्स ऑर्डर है ना भाई, वो चीज वही होना चाहिए हमेशा, तो डेट इज नॉन इज ऑर्डर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी इक्विटी तो हम लोग ने बचपन से पढ़ता है। इक्वली आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं सबके साथ में मुझे क्या रहना चाहिए, इक्वलिटी। मेरे गली वाला है, मेरे एरिया वाला है, इसका प्रमोशन जल्दी होना चाहिए, मेरा भाई है, मेरा रिलेटिव से नहीं। जो जैसा परफॉर्मेंस देगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो जितने मोटिवेट से काम करेगा, जितना दिल लगा के काम करेगा, उसके हिसाब से उनका प्रमोशन होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करेगा। या मालूम पड़ रहा है कि इसको भी तुम जबरदस्ती नहीं, यार मुझे किसी और को एम्प्लॉय को रखना है, एक काम करते हैं बहुत अच्छा काम करता है इसको निकाल दो, नहीं। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो ही निकालो। आप अच्छे परफॉर्मेंस के चक्कर में किसी और को बिजनेस में एंटर, अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालना है। तो इक्वली रहना चाहिए, सब जैसे बाकी के साथ में हो रहा है वैसा वो एम्प्लॉय के साथ में भी होना चाहिए। 12 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है आप अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। दैट मीन्स ये होता है आपने जॉब पे रखे, 2 महीने बाद निकाल दिए, कंफ्यूज हो जाएगा भाई। 2 महीने के लिए अगर मुझे पहले से पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे 2 महीने के लिए ही वर्क करना है, क्या मैं डेडिकेशन से काम करूंगा, दिल लगा के काम। मुझे पता ना 2 महीने तो यहाँ पे लेक्चर लेना है, जब 2 महीना लेना तो क्यों अच्छे से पढ़ाओ, कभी 2 महीना होगा कहीं मुझे और जॉब ढूंढना है, हो सकता है वो प्रॉपर 2 महीना आपके यहाँ पे प्रॉपरली जॉब भी। तो जब उसको आप जॉब देते हो तो उसका टेन्योर फिक्स कर दो, लॉन्ग टर्म कर दो, तो दिल लगा के काम करेगा। नहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म हूँ तो मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, तुम भी कुछ शुरुआत करो। तुम मतलब एम्प्लॉयज का होता है, यहाँ पे क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आना चाहिए। सर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमको अपने कंपनी में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जो अभी मार्केट में क्या चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं, जिससे क्या होगा आपका अगर कंसिडरेशन होता है, अगर आपकी जो सजेशन है एक्सेप्ट होती है तो एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है, नहीं यार मैंने बोला, मैनेजर ने सुना, तो नेक्स्ट टाइम और कुछ क्रिएटिविटी आइडिया आपको मिल सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप्स, टीम वर्क। ये तो सभी को पता है, कोई भी सक्सेस, कोई भी मिशन अगर मुझे अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, आई कैन डू विथ माई सेल्फ। मैं सोचता हूँ कि मेरे क्लासेस का परसेंट 100% आना चाहिए, सभी बच्चे पास होना चाहिए, सभी बच्चे का अच्छा परसेंट आना चाहिए। मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, सब मिलके काम करेंगे, मेरे जितने भी टीचर्स हैं सब मिलकर अगर अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चे भी अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो टारगेट को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैं कितना भी अच्छा मेहनत कर लूँ, मेरी बाकी टीम अगर मेहनत नहीं करेगी शायद से वो हम लोग जो मैंने सोचा था 100% टारगेट, 100% रिजल्ट का पॉसिबल ही नहीं है। ताकि एक बच्चे को पास होने के लिए खाली एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होना, सभी सब्जेक्ट में उसको क्या करना होता है, स्टडीज करना होता है। तो इसके लिए मेरे जितने भी टीचर्स हैं तो हम सब मिलके अगर मेहनत करेंगे तो वो चीज को क्या कर सकते हैं, हासिल। तो ये पॉइंट बता रहा है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है सबको मिल के काम करना है, और जो उनका मिशन होगा उसको क्या करना होगा, अचीव करना होगा। चलो ठीक है, फिर से एक बार शुरुआत करते हैं 14 प्रिंसिपल की। 2 मिनट लगेगा, प्लीज इस वीडियो को मिस मत करो। एक बार सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो सर,
ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी है तो उसको कुछ पालना भी दे दो सर। डिसिप्लिन, काम करो, प्रॉपरली करो, डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। कमांड, एक ही आदमी अगर बताएगा मुझे काम करने का तरीका, काम करना तो अच्छा रहेगा। डायरेक्शन, जो मुझे काम बता रहा है सामने वाले को भी सेम मेथड में बताओ। नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन, मेरा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, अगर आप किसी को, सबको अगर तुम अथॉरिटी दे दोगे तो भी आपके लिए नुकसान है, किसी को नहीं दोगे तो भी। तो ये आपको बैलेंस बना के रखना है, किसको अथॉरिटी देना है, कितने लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 6 टीचर है, सबको सेम अथॉरिटी दे दो मतलब नहीं, कुछ तो टीचर्स के ऊपर भी अथॉरिटी वो होना चाहिए ना। हाँ भाई ये टीचर्स का डर इसमें होना चाहिए, तो हर एक टीचर को सेम अथॉरिटी नहीं देना है, मुझे किसी किसी में बैलेंस बना के रखना है। पगार, रेमुनेशन मतलब प्रॉपर्ली आपको पगार देना है। नेक्स्ट इज दैट स्किल चेंज, जरूरी नहीं आपको हर बार अपने स्टेप फॉलो करना है, कुछ अगर जरूरी एकदम इमरजेंसी आती है तो आप डायरेक्टली वो पर्सन से भी कांटेक्ट कर सकते हो जिससे आपको बात करनी है। ऑर्डर, हर चीज प्रॉपरली होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहां उससे होना चाहिए। नेक्स्ट इक्विटी, सभी के साथ में इक्वल रहना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, सभी को परमानेंट जॉब देने की कोशिश करो, लॉन्ग टर्म के लिए दो, उससे वो डेडिकेशन से काम करेगा। इनिशिएटिव, अपने एम्प्लॉय को भी कुछ इनिशिएटिव लेके आना है। लास्ट वन इज द स्प्रेड द क्रॉप्स, टीम वर्क, मिलके काम करना है। ये पॉइंट्स को आप 2 से 3 बार रिवाइज करो, बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके प्लीज 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 शेयर कर दो। ओके, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।